अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके रहमानपुरा में एक और नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। और इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस किसी भी मुलजिम को तलाश ना कर सकी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वुरसा सरापा एहतजाज हैं बल्कि वो इंसाफ के लिए दुहाइयाँ भी दे रहे हैं। नौजवान की शादी के लिए उसके वालिदैन ने इंतजाम जो थे वो करना मुकम्मल कर दिए थे, लेकिन एक रोज़ दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आते हैं, फायरिंग करते हैं और उसको कत्ल कर जाते हैं। ये वक़्वा कैसे पेश आया और अब तक इसके अंदर क्या पेशरफ्त हो सकी है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में आए रोज़ ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं जिसमें बेगुनाह अफराद की जान जब ले ली जाती है। अभी हाल ही में ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे ख़वातीन जो थी वो शहर की सड़कों पर गैर महसूस करना शुरू हो गई, तो वहीं पर बहुत से ऐसे मर्द भी हैं जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ जब टूट जाते हैं। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम करें इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि एक नौजवान अपने कारोबार से अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। वजह ना तो उसकी किसी से दुश्मनी बताई जाती है, ना ही उसका कोई किसी के साथ लेन देन का तनाज़ा था, लेकिन उसको कत्ल कर दिया गया और कत्ल को कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक ना तो मुलजिमान को ट्रेस कर सकी है और ना ही ये मालूम कर सकी है कि मुलजिमान थे कौन, उन्होंने किस वजह से इस नौजवान को कत्ल किया। कत्ल होने वाले नौजवान के वालिदैन और रिश्तेदार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वक़्वा कैसे पेश आया, कहाँ पेश आया और इनको अब तक इस केस के बारे में पुलिस की जानिब से या जो आम शहरी हैं, दुकानदार, रिश्तेदार और अहले मोहल्ला, उन्होंने इस बारे में क्या बताया। केस के मुद्दई जो हैं वालिद हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। एक तो सर वक्त के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत बड़ा दुख है आप लोगों के लिए, लेकिन ये हुआ क्या है, क्या आपको मालूम हुआ, आप उस टाइम कहाँ पे थे, क्या आपको अब तक क्या पता चल सका है? मैं दुकान पर था अपनी, तो ये गाजी रोड से दुकान बंद करके घर आ रहा था, तो दुकान पे इसने मुलाजिम को, मेरा भतीजा ही लगता है, उसको उतारा है और वहाँ से ये घर आ गया है। और जब किस चीज़ की दुकान? तो हमारी टाइलों की दुकान है, सैनिटरी। अच्छा। तो रास्ते में जैसे ये घर के पास पहुँचा है, पीछे से कोई नामालूम अफराद दो लड़के आए बाइक पे और प्लेटफॉर्म बाइक थी उनके पास रेड कलर की और उनका नंबर प्लेट नहीं था उसको 125। तो हम आगे आए हैं तो हमने देखा कि गली में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने कहा शायद किसी का झगड़ा हो गया। तो मैं उतरा हूँ बाइक से, तो मैंने नीचे देखा तो मेरा बेटा गिरा हुआ था। मेरे दिल में आया शायद ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, तो मैंने उसको उठाया। जैसे मैंने उसको पकड़ा है तो फिर मुझे लोगों ने बताया कि इसको कोई फायरिंग करके ज़ख्मी कर गए हैं। तो वो लड़के जो चले गए, भाग गए उस फायरिंग करने के बाद। तो वहाँ पे लोग खड़े थे, मैंने फिर शोर डाला गाड़ी के लिए। उन्होंने कहा कि हमने कॉल की हुई है एम्बुलेंस के लिए 1122 वालों को। तो मैंने जैसे शोर डाला फिर उन्होंने गाड़ी निकाली, मैंने गाड़ी में डाला, तो गाड़ी बाहर खड़ी आ गई थी उतनी देर में। तो वहाँ पे जब गाड़ी में डाल के लेकर गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये लेट हो गए, आप एक्सपायरी हो गए। अब हमें पता नहीं चल सका ये कौन लोग हैं और अभी तक पुलिस वालों ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। ना उन्होंने बताया कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे, ना उन्होंने कोई कैमरे शैमरे जो लगे होते गली मोहल्लों में या बाज़ारों में, उनके मुतालिक भी अभी तक उन्होंने कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी और ना ही हमारी कोई मदद की अभी तक। आप लोगों की दुकानें कहाँ पे और ये वक़्वा कहाँ पे हुआ? ये हमारी दुकान फिरोजपुर रोड पे है, अल्लाह तईब प्लाजा ज्वेलरी मार्केट के सामने MI बैंक के साथ। अच्छा। मैं मैं उधर बैठा हुआ था और ये गाजी रोड पे दुकान थी। मैं गाजी रोड पर ही बैठता था डेली रोज़ाना। उस दिन मैंने कहा चलो यार आज तुम चले जाओ, तो ये गाजी रोड से दुकान बंद करके आया। मैं दुकान पे बैठा हुआ था, ये सीधा उधर से फिर घर आ गया दुकान पर, क्योंकि हम भी बंद कर देते हैं। 8 बजे का टाइम होता है, 8 बजे हम बंद कर देते हैं। उस दिन 10-15 मिनट हम लेट हो गए और लेट होने की वजह से जितना मैं लेट हुआ आगे आया और ये वारदात हुई थी आगे हमारे
तो आपको कुएं के बाद क्या पता चला अहले मोहल्ला से जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ क्या वहाँ पे? उन्होंने कोई डकैती थी, ये कोई दुश्मनी है, क्या था? ये मेरा बेटा मोबाइल सुन रहा था एक हाथ से और बाइक चला रहा था एक हाथ से, और आगे घर के पास उन्होंने आगे मलबा वगैरह डाला हुआ है, जगह ऊँची की, वहाँ पे ये स्लो हो गया। तो जैसे ही स्लो हुआ पीछे से उन्होंने वो फायरिंग कर दी है और फायरिंग करके आगे निकल गए। जब आगे गए तो आगे गेट बंद था, जंगला लगा हुआ, गेट लगा हुआ, ताला लगा होता है उधर। वहाँ से वो वापस आए हैं, साथ ये गली है छोटी बंद है, वहाँ पे टर्न किया उन्होंने, वो गली बंद थी, वहाँ पे जैसे टर्न किया उन्होंने, आगे देखा बंद है तो उनकी बाइक भी बंद हो गई। मुझे वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया है। तो वहाँ से फिर उन्होंने बाइक स्टार्ट करके बाहर निकले और भाग गए। किसी ने पकड़ने की कोशिश? किसी ने पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, लोग उधर मौजूद थे इस वक्त। आप लोगों की कोई दुश्मनी वगैरह, कारोबारी, कोई खानदान की दुश्मनी? ना कोई खानदानी हमारी दुश्मनी है, ना कोई किसी किस्म का लेन देन का तनाज़ा है, और ना ही कभी हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये एहतियात करता कि मेरे बेटे का झगड़ा हुआ है, ये ऐसे है ये वैसे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर होती तो रात को भी बाहर जाता था, हमारे अपने दोस्तों के साथ अपने कज़न के पास बैठता था। तो अगर होता तो कभी भी ऐसे ना करता, रात को बाहर ना निकले, 11 बजे आता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये डकैती वगैरह हुई है फिर? अब हमें इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही। उसका पर्स भी नहीं मिल रहा और मोबाइल उसका मिल गया उधर से, पर्स नहीं मिला उसका अभी तक हमें। उसमें कुछ पैसे भी थे, कुछ कागज़ थे और कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह थे उसमें। तो आप लोगों का यानी जहाँ पे ये वकूआ हुआ है वहाँ पे कुछ CCTV वगैरह भी सामने आई जिसके अंदर देखा भी जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार जो थे वो गए और फिर वापस आए, तो उन मोटरसाइकिल सवारों को भी नहीं आप लोग पहचानते जानते? नहीं, हमें तो पता नहीं। मैं तो 20 मिनट बाद उधर पहुंचा हूँ, रास्ते में था मैं, वो पहले आ गया, मैं बाद में आया हूँ। और जो कैमरे हैं वो महल्ले वालों के कैमरे लगे हैं, उसमें हमें अभी ये पता नहीं है कि CCTV कैमरा उसमें लगा हुआ है या नहीं। हमने तो जो अभी कैमरा हमें दिखाया गया पुलिस वालों की तरफ से, उसका उन्होंने सिर्फ बैग से दिखाया है और बैग से तो नहीं पता चल सकता। आप लोग इस इलाके में कितने अरसे से? इधर तो मेरे तकरीबन 47 से मेरे वालिदैन जो अमृतसर से पार्टीशन के दौरान इधर आए थे, और अभी उधर हमें गए तकरीबन 2 माह भी नहीं हुए, 2 माह लगा लें। जैसे आप यहाँ से चेंज करके किसी और घर चले गए? ये घर हमने सेल कर दिया, हम उधर शिफ्ट हो गए थे। ईद से 4-5 दिन पहले हम उधर शिफ्ट हो गए। तो वो घर जिनसे ख़रीदा उनकी पेमेंट वगैरह सारी हो गई भी है? नहीं, उन्होंने पेमेंट अभी करनी है, उनके पास पैसे नहीं हो सके। उन्होंने नहीं, जहाँ पे आपने घर खरीदा वो घर? नहीं खरीदा नहीं हमने, अभी उधर रेंट पर गए हैं। जी। तो वो उनके साथ कोई आप लोगों का तनाज़ा वगैरह? नहीं, किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं है हमारा। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका बेटा जा रहा था, पीछे से ये लोग आए, उन्होंने फायरिंग की और चले गए, मोबाइल वगैरह भी वहाँ पे ये छोड़ के चले गए। तो जैसे आप 60-70 साल आप बता रहे हैं कि इस इलाके में रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो फिर बच्चा हर बंदा आपको जानता यहाँ होगा। पे तो हर हमारे रिश्तेदार भी बहुत हैं, मल्लेदार तो हैं, सब तो आपका फहम क्या कहता है? आपको क्या समझ आती है कि क्या हुआ होगा, क्यों ये वकूआ पेश है? अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या वकूआ कैसे हो गया और क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है, ये भी हमें नहीं अभी पता चल रहा है। तो ये आपका बेटा सबसे बड़ा था? जी, बेटा बड़ा था। नहीं, बच्चियाँ बड़ी हैं और बेटा जो ये 3रे नंबर पे था। शादीशुदा? नहीं, शादी नहीं अभी हुई थी उसकी। शादी कहीं होने वाली नहीं शादी? नहीं, अभी तो बस शुरू किया था कि इसका कुछ शादी करते हैं, देखते हैं जो भी इसका रिश्ता वगैरह। तो एक दिन पहले हमने उधर कुरान खानी कराई है उस घर में जहाँ पे हम रेंट पे गए हैं, और उस दिन ये बात हो रही थी कि इसकी शादी जो है कर देते हैं जल्दी। तो जिन लोगों से आपने ये घर खरीदा जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उन लोगों का कोई मसला, आपने उनसे बात वगैरह की? कोई उधर से पता चला कि नहीं, अभी उनका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी हो? अब वो जो डीलर ने जिसने हमें मकान लेकर दिया उससे अभी मिलना है हमने, तो उससे मिलके सारी तफसील लेंगे कि क्या मामला ये है, किनकी वजह से ये काम हुआ है, हमारी समझ से बाहर है। आपने जो मुकदमा दर्ज कराया वो नामालूम लोगों के खिलाफ? आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आपको ये मालूम हो सकेगा कि आपके बेटे की जो जान ली गई है वो किन लोगों ने ली है और किन वजूहात की बुनियाद पर? मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, ये हमारी मदद करें, और ये जो पुलिस चाहे तो ये 24 घंटे के अंदर ये अपने सारे मामला हल कर लेते हैं। इनके अगर किसी घर में इनका कोई कुत्ता भी गुम हो जाए तो ये भी वो ढूंढ लेते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हरकत में आ जाती हैं। और ये एक जानी इंसान है हमारा, घर खराब हुआ है तो इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। पुलिस यानी मुकदमा दर्ज हुए काफ़ी रोज़ गुजर गए हैं, जब आप पुलिस के पास जाते हैं उन्होंने आपको क्या बताया है, क्या समझ आती है, उनको क्या समझ आती है?
आप तो चले एक आम शहरी हैं, कारोबारी हैं, आपको इन मामलात का नहीं पता। आप वो कह रहे हैं कि हम अभी इस वर्किंग कर रहे हैं, आपको बताते हैं, हम ढूंढते हैं, कोई कोशिश करते हैं, बस इस तरह व्यू कर रहे हैं। यानी वो आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके केस को हल करने के लिए संजीदा अगर होते तो आप 4 दिन गुजर गए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तक वो हमें साथ लेकर कहते चले जी हमें दिखाएं, वो कैमरा दिखाएं, वो कैमरा दिखाएं। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना में बादल कॉलोनी लगता है। वैसे तो ये इलाका तो ये इछरे का है, लेकिन जहाँ पे हमारा जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं, जहाँ पे ये वारदात हुई है, वो बादल कॉलोनी में आता है। इछरे में काफ़ी अरसे से इस किस्म का माहौल जो है वो होना शुरू हो गया है कि कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े। ये पिछले दिनों भी अभी एक नौजवान जो था वो इस इलाके में कत्ल हुआ। इसकी क्या वजूहत है? ये इलाके में कोई इस किस्म के लोग ज़्यादा आ गए हैं या कारोबार? यहाँ पे असल में लोग कुछ बाहर से जो रेंट पे आए हुए हैं लोग, पता नहीं कहाँ से आते हैं। इधर हॉस्टल बने हुए हैं, वो हॉस्टलों में लड़के रहते हैं, सारा दिन वो सोते हैं, रात को वारदातें करते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसी तरह फिर वो घर ले लेते हैं, मोहल्ले में घर ले लेते हैं, वहाँ पे फिर इस तरह की वो वारदातें करते हैं, मनशियात तक लोग काम करते हैं। तो बहरहाल हमारा जो नुकसान हुआ है वो तो अल्लाह ताला पूरा करेगा, लेकिन जिन्होंने ये हमारे साथ ज्यादती की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये आपके चैनल के हवाले से दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जो है ना मदद की जाए, उन जालिमों को पकड़ा जाए और फैसले करदार तक उनको पहुँचाया जाए। मैडम आप बताइएगा, एक माँ के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सदमा है और आप जैसे बता रहे हैं, जैसे आपके शौहर बता रहे थे कि आप लोग उनकी शादी का भी प्लान कर रहे थे, कैसी आदत थी आपके बेटे की, उनके बारे में कुछ बताइएगा। वो बहुत अच्छा था, उसने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी, हंस के बोलता था सबके साथ, जिसके साथ भी सलाम करता हंस के करता था, कभी किसी से उसकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। आपके पास आते थे किस किस्म की आपसे बातें, यानी कारोबार दुकान वगैरह बंद करने के बाद जब आते थे आपके पास बतौर माँ आपके पास बैठते थे तो किस किस्म की बात करते थे? कुछ कभी बताया, कुछ शेयर किया आपसे? नहीं, बस आता था, कहता मामा खाना बनाया। मैंने कहा हाँ जी बनाया, जल्दी से मैं मुँह हाथ धोने लगा, आप लगा दो। नए घर की कितनी खुशी थी उन्होंने उनको लेने की? क्योंकि आप लोगों ने घर लिया था, वहाँ पे आप लोग शिफ्ट हो रहे थे। मैं नहीं जा रही थी, कह रहा था मामा आप खुद ही तो कहते मेरी शादी करनी है, तो इधर तो नहीं ना शादी होनी, बड़ा घर लेंगे फिर ही शादी करोगी ना, तो चलो इधर से चलते हैं, उधर जाके फिर शादी कर देना। अभी हम एक माह भी नहीं हुआ उधर गए। क्या कहेंगी आपको क्या लगता है आपके बेटे के साथ जैसे उसकी जिस तरह नाहक जान ले ली गई, क्या आप क्या समझती हैं क्या हुआ होगा? मुझे कुछ पता नहीं है। मैं बता रहा था कि ये जब इन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी है, फायरिंग की आवाज़ सुनी है, तो ये और मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरी बेटी घर में थी, तो इन्होंने जब आवाज़ सुनी है तो उन्होंने कहा बाहर फायरिंग की आवाज़ आ रही है, किसी ने गोलियां चलाई हैं, और ये घर के अंदर ही थी, ये बाहर नहीं। तो ये घर से बिल्कुल करीब ही कहीं पे घर से कह लें तो 200-300 फुट का फासला होगा जहाँ पे ये वक़्त हुआ, हमारे घर के पास, दरवाजे के पास, गली में। तो जब मैं आया हूँ 20 मिनट बाद, तो मैंने इनको, आपको तब तक नहीं मालूम था कि ये हुआ? नहीं, हमें तो आप तो बस रैंडमली दुकान बंद कर, मैं दुकान बंद करके रूटीन से घर आया हूँ। तो रास्ते में जब ये मामला हुआ है तो मैं हॉस्पिटल ले गया हूँ। हॉस्पिटल जब मैं ले गया हूँ तो मैंने इनको फिर भी नहीं बताया, मैंने कहा अभी अल्लाह ताला करे ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। कितनी गोलियां लगी थी? कहाँ पे? 2 गोलियां बैक पे लगी थी, यानी पीछे से ही गोलियां मारी? पीछे से ही गोलियां मारी हैं, और एक उन्होंने गुजरते हुए गोली चलाई है जो कि टैंकी को लगी है, यानी वो आगे आके दरमियान में आकर पास आकर मारी है। जो 2 गोलियां लगी हैं वो पीछे से उनको वो लगी है। आप उनके छोटे भाई, आपके भाइयों के साथ क्योंकि काफ़ी करीबी ताल्लुक होता है, उठना बैठना, 2 भाई, कैसा ताल्लुक था आपके भाई के साथ और उनके बारे में क्या बताएंगे? हम तो भाई कम और दोस्त ज़्यादा थे, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, और कभी ऐसा उसने कोई बात नहीं था बताई जिसका। कैसे लोगों में उठना बैठना? क्योंकि जैसे आपके अभी वाली से मैं बात कर रहा था कि इचरा के अंदर कुछ अरसे से बहुत इस किस्म के मंशियात फरोश, कब्ज़ा ग्रुप और ये कत्लो गारत वगैरह बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी, तो कैसे लोगों में बैठते थे? वो मेरे बड़े ताबू के बेटे के साथ बैठते थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, आगे से उनके दोस्त थे, तो सब एक ही जगह पे रोज़ाना बैठा करते थे।
तो कभी ऐसा कोई मतलब कि उन्होंने कोई बात नहीं बताई कि जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो। कभी आपको कोई ऐसा भाई की बातों से या भाई के दोस्तों से लगा हो कि ये लोग ठीक नहीं है या ये कोई मसला या कोई परेशानी चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी उनसे मिलता था, मैं भी अक्सर 1-2 दिन बाद उनसे मिलता रहता था उनके दोस्तों से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जैसे वालिद साहब तो आपके कारोबार करते हैं, दुकान पे उठना बैठना है, तो यहाँ पे कम फिरते होंगे, आप मोहल्ले वगैरह में फिरते हैं, कोई मोहल्लेदार से कोई ऐसी बात आपको पता चली जिससे आपको ये लगे कि शायद आपके भाई के कत्ल के पीछे ये वजह हो सकती है? क्योंकि मोहल्लों के अंदर 100 बातें निकलती हैं, कोई यानी जिसका जो दिल करता है वो बात कह देता है, तो क्या पता चला अब तक आपको? कुछ भी नहीं अभी तक पता चला, कि बस यही पता चला कि वो बाइक मतलब के घर आ रहे थे और पीछे से किसी ने आगे फायरिंग की। आपको अपने तौर पे क्या लगता है, कोई डकैती है, कोई दुश्मनी है, कोई किसी की वजह से कत्ल कर दिया, कोई गलती से मार गया है, क्या लगता है? मेरे ख्याल से कि गलती से किसी ने किसी और को मारना था तो वो इनको मार के चला गया, क्योंकि वो पहले भी घर में कोई रहते थे तो हमें नहीं था पता कि वो कौन लोग हैं। जो घर अब आप लोगों ने खरीदा है? जी, किराए पे रेंट पे ली, जहाँ पे रेंट पे ली। जो रेंट पे ली, इसी घर को आपने बाद में खरीदना था? नहीं, खरीदना नहीं, हम तो अभी उधर रेंट पे गए हैं। इस घर में आप रेंट पे गए? रेंट पे गए। इस घर में कोई और पहले रेंट पे रहता था, उसको आप समझते हैं कि उनका कोई मसला हो सकता उनका है? कोई मसला हो सकता है या किसी और का मसला हो सकता है, वो अनजाने में क्या पता किसी और को मारने आए हो तो वो इसको मार के चले गए। कोई भी शनाख्त वगैरह, कोई तस्वीरें वगैरह मुल्ज़िमान की सामने नहीं आई? अभी कुछ भी नहीं लगा रहे, वो पुलिस वाले ही आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं CCTV फुटेज के लिए, तो पहले उन्होंने खुद ही निकलवा ली पुलिस का काम है CCTV वगैरह निकलवा, आपको क्यों कहते हैं? वो कहते हैं हमारे साथ चलें, हमारे साथ हैं, उनके साथ गए हैं तो कोई बात ही नहीं बनी। कल भी गए हैं, परसों उन्होंने टाइम दिया था, परसों भी नहीं वो आए, आज भी टाइम है 12:30 बजे के बाद। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के भाई, वालदा और उनके वालिद साहब की गुफ्तगू सुने थे। वालिद इस केस में मुद्दई हैं और उनका कहना है कि उनके बेटे को पीछे से 2 गोलियां मारी गई और मुल्ज़िमान उस इलाके में जब कत्ल की वारदात करने के बाद फ़रार हुए तो आगे गेट बंद था, उसके बाद वो वहाँ से मुड़े, फिर एक गली में गए, वो गली भी बंद थी, फिर उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पर बंद हुई, लेकिन इस तमाम दुरानी के अंदर ना तो उनको किसी ने पकड़ने की कोशिश की और ना ही पुलिस मौके पर पहुँची और उसके बाद वो वहाँ से बासानी फ़रार हो गए। पुलिस इनसे ये मुतालबा कर रही है कि CCTV फुटेजेस और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ये उनको शवाहिद और चीज़ें जो हैं फराहम करें, जबकि ये पुलिस का अपना काम है, ये फ़र्ज़ है उनका, ये वो इस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं कि इस तरह से इंतहाई बेदर्दी से जिस तरह 27 साल के नौजवान को कत्ल किया गया है उसके मुल्ज़िमान को पकड़े, ताकि ना सिर्फ इनके लगते जिगर के कत्ल का जो इंसाफ है वो हो सके, बल्कि जो माशरे के अंदर इस तरह की वारदातें हो रही हैं, बिलखसूस इस इलाके में, इशरा के इलाके में जितने कत्ल व गारत की वारदातें हो रही हैं उनको रोका जा सके। लेकिन पुलिस अपने फ़राइज़ से गाफिल दिखाई देती है और अभी तक इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस ने किसी एक शख्स को भी हिरासत में नहीं लिया, बल्कि इनको अभी तक एतमाद में भी नहीं लिया कि इनके बेटे के कातलों को गिरफ़्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इनको या फ़र्ज़ी ये बता दिया जाता है या ये दिखा दिया जाता है कि पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, कहीं पर छापे मार रही है, कोई काम किया है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, लोगों ने अब तो घरों पे CCTV कैमरे लगा लिए हैं, जिस तरह की नाकिस सूरत हाल है अमन की, उसके खदशात की वजह से लोगों ने अपने घरों में कैमरे लगा लिए, वहाँ से फुटेजेस ली जा सकती हैं, लेकिन पुलिस अब तक इनके केस को हल करने के लिए संजीदा दिन नहीं दिखाई देती और यही इसी चीज़ का खदशा जो है वो मकतूल के वालिद कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी बड़ी शख्सियत का कोई जानवर, पालतू जानवर जो है वो गुम जाए तो उसको 24 घंटों में ढूंढ लिया जाता है। यहाँ पर तो इंसानी जान गई है और उसको तलाश करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। एक ये कि टारगेट किलिंग हो सकती है, दूसरा ये कि डकैती मुज़ाहमत की कोशिश हो सकती है, तीसरा ये कि इनकी कोई दुश्मनी थी उस वजह से कत्ल हो गया, चौथा ये कि इन्होंने मारना किसी और को था, मार इसको गए। 4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 2 आपने डिस्कस कर दी। अगर डकैती मुज़ाहमत की कोशिश थी तो फिर इसके अंदर मज़ीद सेक्शंस ऐड होंगी। अगर डकैती मज़ामत की कोशिश थी तो फिर तो 394 वाली लाइन में चली जाएगी बात, 392, 93, 94 वो उनमें से कोई सेक्शन ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डकैती वाला सीन लगता नहीं है,
डकैती वाला सीन होता तो वो पहले रोका जाता है, उसको कहा जाता है, जो आमतौर पर हम वीडियोस जितनी भी आई वो देखते हैं कि वो कहते हैं जो कुछ है वो निकाल दो, मोबाइल मांग लिया, पैसे मांग लिए या कोई और मामला। लेकिन ये वाला जो सीन है ये टारगेट किलिंग में आप कह सकते हैं, या कत्ल जो है सुपारी दे के करवाया गया है, लेकिन कत्ल किस वजह से करवाया गया है इसमें वजह बहुत ज़रूरी है। एक जवान लड़के को राह चलते को कोई भी आके क्यों मारेगा, और वो भी इतनी फील्डिंग लगा के, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जहाँ मेरा जो कभी शुबा है वो ये है, जो अभी तक हम प्रैक्टिस में देखते भी आ रहे हैं, एक सूरत है कि मुद्दई मुकदमा मुस्तगीस जो है वो असल हकीकत हमसे छुपा रहे हैं, यानी आपसे और पुलिस से असल हकीकत को छुपाया जा रहा है ताकि वो हकीकत बाहर ना आए। दूसरी जो अहम बात है वो ये है, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, हर मोबाइल पे दोस्तियां बन भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, उस तरह के वीडियो चैट्स भी हो जाते हैं, वो सारे मामला होते हैं। दूसरा ये वाला मामला निकल सकता है, किसी बंदों को पैसे दे के किसी तीसरे बंदे को कत्ल करवाता है, वो खुद सामने आने से डरता है, पैसे की वजह से करवाता है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि यानी दुश्मनी मेरी और किसी की है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता हूँ कि मेरे लिए ये काम करते हैं। इसके अंदर इस तरह की सोच, यानी पैसे की खातिर किसी की जान ले लेना, इस बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? देखें, इसके पीछे भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। एक इंसान इतना मजबूर कैसे हुआ कि वो पैसे के लिए किसी और की को कत्ल कर दे? आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं ना, कि जो मिडिल मैन है जिसने मर्डर किया पैसे लेकर, उसके पीछे बहुत सारी थॉट्स हैं। देखिए, हमारे मुआशरे के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि दायमी तौर पे चल रहे हैं, और वही मसाइल जो हैं वो आगे से नफ्सियाती अमराज भी भी कन्वर्ट होते हैं और इंसान की पर्सनैलिटी भी बनाते हैं, उसकी शख्सियत भी बनाते हैं। एक शख्स अगर उसकी फैमिली जो है वो इतना गरीब है, या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो ज़माने के स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन ना दे सके, तो इसका उसके पास क्या हल है? बहुत सारे लोग इसके अल्टरनेटिव्स देखते हैं, बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। सीनियर माहिर कानून सुहेल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम करें। अगर आप गुस्सा की गुफ्तगू सुने तो वो कोई भी ऐसी चीज़ FIR में नहीं लिखवा रहे जहां से ये पता चले कि उनके बेटे को कत्ल क्यों किया है। साथ ही साथ आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो अपनी गुफ्तगू में भी यही बता रहे हैं कि उनको नहीं मालूम कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया, ना उनके बेटे की कोई दुश्मनी है, ना लेन देन का तनाज़ा है, ना ही कोई ऐसा और मामला है जो उनके इल्म में हो जिसकी बुनियाद पर उनके बेटे को कत्ल किया गया है वो। लेकिन अगर आप CCTV फुटेज देखें तो उसके अंदर बाकायदा ऐसा महसूस होता है जैसे मुलजिमान ने ताक़ुब करके टारगेट के लिए किया। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, इनसे इनकी राय लेते हैं। सुहेल साहब, आप फौजदारी के मंजे में वकील हैं, FIR पढ़ते साथ ही आपको अंदाजा देते, FIR पढ़ के आपको क्या लगता है क्या वक़ूआ हुआ होगा? FIR में कोई ऐसा मोटिव है ही नहीं कि जिसकी वजह से वो कोई क्राइम का होना नज़र आए। फिर दूसरी बात, यहाँ तो जो मुद्दई मुकदमा उसका वालिद है, जो मुस्तगीस है बेसिकली मुकदमे का, वो असल बात पुलिस से और एजेंसी से छुपाना चाह रहा है। असल बात नहीं वो बताना चाह रहा। असल बात बताएंगे तो ही पता चलेगा कि असल मुल्ज़िमान कौन है, और जब तक असल हकीकत सामने नहीं आएगी मुल्ज़िमान का पता नहीं चलेगा। फिर FIR की अगर स्टोरी देखी जाए तो ये FIR एक ऐसी FIR लगती है कि 2 लोग आए, वो मार के चले गए। अब क्यों आए, क्या वजह थी, या इनका किसी से पैसे का तनाज़ा है, वो नहीं बताना चाह रही है। अगर ये नहीं मामला तो लड़के की उम्र के हिसाब से ये लगता है कि ये ना हो कि कोई आशिकी वाला मामला हो जो इसके पीछे से निकले, क्योंकि उनका मर्डर करने के बाद आके चेक करके जाना कि ये वही बंदा है कि नहीं बंदा, इस मीन्स कि देयर इज़ सम मोटिव देयर, और उस मोटिव को पूरा करने के लिए वो आए थे। 1 मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कि उनको नहीं मालूम कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया है और रैंडमली गलती से कत्ल हो गया,
तो फिर कोर्स ऑफ लॉ चेंज होगा या ऐसे ही चलता है? नहीं, फिर तो क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई है, फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी का रोल, आप जितने भी मेरे पास मुकदमात में आए हैं, मैंने आपको हमेशा से एक बात कही है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर तफ्तीशी का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार शख्स फिर तफ्तीशी होता है मेरे मुताबिक, क्योंकि उसने हालात के मुताबिक देखना है चीज़ों को कि अब मैंने इस वकूवे के अंदर से सच को बाहर निकालना है। उस सच के लिए उसने तमाम अपनी काविश करनी है। अगर तफ्तीशी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मेहनत करेगा, इस पर देखेगा, उनको अरेस्ट करेगा, तो कोई ना कोई मोटिव सामने निकल आएगा। और अगर मोटिव ये कत्ले ख़ता होगा तो फिर जिसको मारना था उसका नाम सामने आ जाएगा कि उसकी मारना किसी और को चाहते थे और मार इसको दिया। लेकिन कत्ले ख़ता बंदा तो फिर भी कत्ल हुआ नहीं, इंटेंशनल कत्ल है, क्योंकि इन्होंने आके चेक जो मारा है विद इंटेंशन किया है। लेकिन क्योंकि कोई भी क्राइम, जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं, तो सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिंपल एक बात लिखी हुई है। आपने भी बहुत सारे केसेस में देखा कि बग़ैर वजह अनाद के, बग़ैर मोटिव के कोई क्राइम सरजद नहीं होता। तो उसका एक एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, क्राइम। अगर कत्ल इस एफआईआर को देखा जाए और कत्ल को देखा जाए कि वीडियो को गौर से देखा जाए तो मुतअद्दिद चीज़ें जो है वो जहन में आती हैं। एक ये कि टारगेट किलिंग हो सकती है, दूसरा ये कि डकैती मुज़ाहमत की कोशिश हो सकती है, तीसरा ये कि इनकी कोई दुश्मनी थी उस वजह से कत्ल हो गया, चौथा ये कि इन्होंने मारना किसी और को था, मार इसको गए। 4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 2 आपने डिस्कस कर दी। अगर डकैती मुज़ाहमत की कोशिश थी तो फिर इसके अंदर मजीद सेक्शंस ऐड होंगी। अगर डकैती मज़ामत की कोशिश थी तो फिर तो 394 वाली लाइन में चली जाएगी बात, 392, 93, 94, वो उनमें से कोई सेक्शन ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डकैती वाला सीन लगता नहीं है। डकैती वाला सीन होता तो पहले रोका जाता है, उसको कहा जाता है, जो आमतौर पर हम वीडियोस जितनी भी आई वो देखते हैं, तो वो कहते हैं जो कुछ है वो निकाल दो, मोबाइल मांग लिया, पैसे मांग लिए या कोई और मामला। लेकिन ये वाला जो सीन है ये टारगेट किलिंग में आप कह सकते हैं, या कत्ल जो है सुपारी दे के करवाया गया है, लेकिन कत्ल किस वजह से करवाया गया है, इसमें वजह बहुत ज़रूरी है। एक जवान लड़के को राह चलते को कोई भी आके क्यों मारेगा, और वो भी इतनी फील्डिंग लगा के, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जहाँ मेरा जो कभी शुबा है वो ये है, जो अभी तक हम प्रैक्टिस में देखते भी आ रहे हैं, एक सूरत है कि मुद्दई मुकदमा मुस्तगीज़ जो है वो असल हकीकत हमसे छुपा रहे हैं, यानी आपसे और पुलिस से असल हकीकत को छुपाया जा रहा है ताकि वो हकीकत बाहर ना आए। दूसरी जो अहम बात है वो ये है, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, हर मोबाइल पे दोस्तियां बन भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, उस तरह के वीडियो चैट्स भी हो जाते हैं, वो सारे मामला होते हैं। दूसरा ये वाला मामला निकल सकता है जो किसी कोई ना कोई लड़की या कोई ना कोई और ब्लैकमेलिंग या कोई और चीज़, यानी इनका अगर मोबाइल का डाटा वगैरह उसमें देखा जाए तो ये तफ्तीशी ज़ाहिरी बात है, अब सबके मोबाइल ले गई है पुलिस, लेगा, उनके फ्रॉन्सिक करेंगे, उनको देखेंगे कहाँ कहाँ से कनेक्ट था, कौन कौन सी वीडियोस मौजूद हैं, कुछ ना कुछ सुराग निकल आएगा। इन केस कि पुलिस को कोई मोटिव नज़र नहीं आता और कोई मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, फिर केस क्या सूरत? अब जुर्म तो हुआ है तो पुलिस का काम है मुजरिम तो पकड़े, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें मुलजिम पकड़े नहीं जाते। वो ये तो पुलिस की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान आ जाता है ना कि जी इन्होंने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू, सबसे अहम पहलू ये है कि मुलजिम को पकड़ के उसका रिमांड लेना, उसको हवालात में दाखिल करना, प्रोसिक्यूशन को केस बना के देना, ये पुलिस का काम है। लेकिन भाई वैसे इस केस से हटके अपनी इंफॉर्मेशन की पूछ रहा हूँ, अगर किसी केस में, कत्ल के केस में मोटिव सामने आए ही ना, यानी पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद, बुरसा तमाम कोशिशों के बावजूद मोटिव ना तलाश कर सके कि इस लड़के को क्यों कत्ल किया, फिर उस केस का क्या? लेकिन मुजरिम तो मौजूद है ना। बात यह है कि जिसने कत्ल किया है उसको तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपकी इसी वाली बात पे बात कर रहा हूँ कि जिसने कत्ल किया है उसने तो एक जुर्म दर्ज कर दिया, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर केस को तैयार करने की सारी जिम्मेदारी आईओ पे आती है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ना ऐसी ट्रेनिंग है, ना पुलिस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ना तफ्तीश के पूरे असूलों को अपनाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे मुलजिमान हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग वाला चक्कर क्यों है? वो इसलिए है कि बहुत सारे मुकदमात में मैं बतौर वकील मैं जाके आर्ग्यू करता हूँ कि जी इसका देखिए मोटिव ही कोई नहीं, जी बिला वजह क्यों मारेगा किसी को, बिला वजह क्यों मारेगा जी, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये गलत बात है। तो टारगेट किलिंग जो आप कह रहे हैं कि प्रूव नहीं हो पाती, टारगेट किलिंग प्रूव करना, वो सारा कुछ उसके ब्लड में से बुलेट्स निकालना,
उनके रिकवरी करना, उनकी मैच करना फोरेंसिक से, जो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर से उनसे असला रिकवर करना, ये सारा काम इन्वेस्टिगेशन का है। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा कत्ल जो सिर्फ मुद्दई को इतना पता है कि जी मेरा बंदा मार गया, अब उस पर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है स्टेट की, पुलिस की। पुलिस ने उस केस को तैयार करना है। अब सारी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि पुलिस की है। पुलिस को चाहिए कि मोटिव भी तलाश करे, मुल्जिमान को भी पकड़े और फिर केस जो है उसकी तमाम उसके मुताबिक मुल्जिमान को सजा भी दिलवाए। अब रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ गया है आईओ का। बहुत शुक्रिया। हमारे कानून सोहेल मुर्शिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी कि मुल्जिमान जब पकड़े जाएंगे तो तमाम परतें जो हैं वो केस की खुल जाएंगी और ये भी मालूम हो जाएगा वजह नात कि अगर उसको टारगेट किलिंग की गई है तो जिन्होंने कत्ल करवाया पुलिस उससे वो गिलवा लेगी, अगर इन मुल्जिमों ने जिन्होंने कत्ल किया इनकी अपनी कोई दुश्मनी है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से मुद्दई इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हमारे लड़के की ना तो दुश्मनी थी ना कुछ था और ये कत्ल क्यों है हमें मालूम नहीं है, हमारे नफ्सियात इस हवाले से क्या रह रहा है वो भी जानते हैं। किसी बंदों को पैसे दे के किसी तीसरे बंदे को कत्ल करवाता है, वो खुद सामने आने से डरता है, पैसे की वजह से करवाता है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि यानी दुश्मनी मेरी और किसी की है लेकिन मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता हूँ कि मेरे लिए ये काम करते हैं, इसके अंदर इस तरह की सोच यानी पैसे की खातिर किसी की जान ले लेना, इस बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? देखिए इसके पीछे भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। एक इंसान इतना मजबूर कैसे हुआ कि वो पैसे के लिए किसी और की को कत्ल कर दे? आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं ना कि जो मिडल मैन है जिसने मर्डर किया पैसे लेकर, उसके पीछे बहुत सारी थॉट्स हैं। देखिए हमारे मुआशरे के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि दायमी तौर पे चल रहे हैं और वही मसाइल जो हैं वो आगे से नफ्सियाती अमराज में भी कन्वर्ट होते हैं और इंसान की पर्सनैलिटी भी बनाते हैं, उसकी शख्सियत भी बनाते हैं। एक शख्स अगर उसकी फैमिली जो है वो इतना गरीब है या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो ज़माने के स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन ना दे सके, तो इसका उसके पास क्या हल है? बहुत सारे लोग इसके अल्टरनेटिव्स देखते हैं, बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर मकतूल के बुरसा का कहना है कि उनकी ना तो किसी से दुश्मनी है, ना कोई लेन देन का तनाज़ा है और ना ही कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर उनके बेटे को कत्ल किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और जब वो घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है मकतूल तो उसके पीछे से फायर करते हैं, 2 गोलियां मारते हैं और इस चीज़ पर इंश्योर करते हैं कि वो मर गया है। उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। क्या बग़ैर किसी मोटिव के किसी शख्स को कत्ल किया जा सकता है? ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आफिया मौजूद हैं जो माहिर नफ्सियात हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपसे अक्सर प्रोग्राम्स में हम पूछते हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया और ये वजह ना थी तो क्यों कत्ल कर दिया, लेकिन बग़ैर किसी वजह के किसी को कत्ल कर दें, ऐसा मुमकिन है कोई? देखिए इसमें हम इसको 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। एक तो आप जो मुझसे जर्नलाइज्ड पूछ रहे हैं और एक वो कि हम इसको अपनी फील्ड से कैसे रिलेट करते हैं। जनरलाइज देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है।
आप अगर मोबाइल भी उठाते हैं तो वो आप किसी को कॉल करने के लिए या मैसेज करने के लिए उठाते हैं, आप किसी रीज़न से करते हैं। डेफिनेटली फिर हर काम जो हम, ये हमारी एक नेचर है, ह्यूमन फितरत है कि हम उसको जो है, हर काम के पीछे हमारा कोई ना कोई एम है, कोई रीज़न है। तो अगर आप मुझसे वैसे पूछें कि जी ऐसा कभी हो सकता है, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई चीज़ है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर इंसान अपना सूझबूझ जो है वो ख़त्म कर देता है और खाम खा के अपने ख्याली दुनिया की वजह से जो है ना कुछ लोगों पे शक और जो है वो उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स जो है वो रखता है। फिर वो उन लोगों को एम कर लेता है और वो एम करने के बाद वो उन पे गुस्सा उसका या उस पे जो उसकी शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो मामला कत्ल तक भी जा सकता है। ऐसी कंडीशन को हम साइकोसिस बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा हो सकता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें हम इतने जर्नलाइज तरीके से नहीं कह सकते जब तक हम जो मर्डर है उसकी हमने असेसमेंट ना की हो, हमने उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त ना देखी हो, हमने उसके थॉट्स ना जज किए हों, या इससे पहले कोई पीछे कोई कड़ी मिलती हो कि अगर उसने उसको थ्रेट किया है उस बंदे को, या उससे कोई बातचीत ऐसी हुई है, या उसका कोई इंटरेक्शन रहा है। मतलब एक आउट ऑफ द ब्लू एक चीज़ नहीं हो सकती। शक पे किसी को कत्ल, यानी आप कह रही हैं कि शक जो है उसको बुनियाद बनाकर किसी को कत्ल किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो वो ये है कि एक इंसान जो है उसको यूँ लगता है कि उसे आवाज़ें आती हैं और वो जो आवाज़ें हैं वो उस शख्स की हैं और वो आवाज़ें उसे गालियाँ दे रही हैं, उसको थ्रेट कर रही हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा, या उसके जहन में गंदे कलमात आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि उसको लग रहा है कि ये जो शख्स है वो कर रहा है। फिर जो वो मरीज़ है वो उस तक इतने बुरे तरीके से अप्रोच कर सकता है। हो सकता है कि वो पहले उसको थ्रेट करे, ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट जाके उसको मारे पीटे या कुछ भी ऐसा करे, या इतना इंतहाई कदम भी उठा सकता है। अगर एक और इसके अंदर अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें कि हो सकता है कि उसको किसी टारगेट किलर्स के थ्रू कत्ल करवाया हो, तो ये एक शख्स किसी बंदों को पैसे दे के किसी तीसरे बंदे को कत्ल करवाता है, वो खुद सामने आने से डरता है, पैसे की वजह से करवाता है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि यानी दुश्मनी मेरी और किसी की है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता हूँ कि मेरे लिए ये काम करते हैं। इसके अंदर इस तरह की सोच, यानी पैसे की खातिर किसी की जान ले लेना, इस बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? देखें, इसके पीछे भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। एक इंसान इतना मजबूर कैसे हुआ कि वो पैसे के लिए किसी और को कत्ल कर दे? आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं ना कि जो मिडल मैन है जिसने मर्डर किया पैसे लेकर, उसके पीछे बहुत सारी थॉट्स हैं। देखिए, हमारे मुआशरे के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि दायमी तौर पे चल रहे हैं, और वही मसाइल जो हैं वो आगे से नफ्सियाती अमराज में भी कन्वर्ट होते हैं और इंसान की पर्सनैलिटी भी बनाते हैं, उसकी शख्सियत भी बनाते हैं। एक शख्स अगर उसकी फैमिली जो है वो इतना गरीब है या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो ज़माने के स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन ना दे सके, तो इसका उसके पास क्या हल है? बहुत सारे लोग इसके अल्टरनेटिव देखते हैं, बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं या अपने अंदर उस चीज़ का एहसास रख लेते हैं कि जी हाँ, मैं इस मुआशरे के निचले तबके से हूँ और मैं लोअर वेजेस के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, मेरे बच्चे अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं है। ये एक आपने समझौता कर लिया ना। कई लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इस चीज़ से समझौता नहीं कर पाते और फिर वो बाय हुक और बाय क्रूक इस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। जी प्लीज़। और इसके अलावा कोई इंसान की मजबूरी भी हो सकती है। जैसे अक्सर हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं, इसको हम बनाते हैं कि जी किसी के घर वाला जो है वो कोई बहुत करीबी जो है वो डेथ बेड पे है और वो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ह्यूमन ही, हम इंसान ही एक दूसरे इंसान की मजबूरी को ख़रीद लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कि इस कत्ल के पीछे कोई मोटिव नहीं है, यानी एक्सीडेंटली वो किसी और को कत्ल करने के लिए है और इसको कत्ल कर गए, अगर मान लिया जाए एक मिनट के लिए, ये तो अभी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ही ये बात सामने आएगी, इस फैमिली के लिए बगैर वजह के अपने बेटे को गंवा देना कितना मुश्किल होगा? यानी इनको कभी पता ना चल सके कि इनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया। जैसे आप भी वो उनकी ग्रीवियंसेस ये हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही कातिलों को पकड़ने के लिए, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं है।
कोई मोटिव उनको समझ नहीं आता क्यों उनके बेटे को कतल। तो ऐसी फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को कूप अप करना कि जो उनको यानी जो सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, एक तो इसमें ये सिनेरियो है ना कि उनको बर्दाश्त क्या करना पड़ रहा है। मैं ये भी सोच रही हूँ साथ कि क्या ऐसा तो नहीं कि फैमिली कुछ हाइड करना चाहती है। हो सकता है कि कोई ऐसा कनेक्शन हो उस इंसान के, कोई ऐसे दोस्त हों जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, या उसने ये भी हो सकता है कि उसकी फैमिली को ना पता हो और वो बाहर कुछ इस तरह की चीज़ हुई हो, कोई दुश्मनी हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिसके नतीजे में ये टारगेट बन गए। अच्छा, अब ये तो इन्वेस्टिगेशंस पर ही आपने कहा जैसे पता चलेगा। दूसरे सिनेरियो में जैसे आप बात कर रहे हैं कि फैमिली के लिए डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल है किसी एक इंसान के लिए इस चीज़ को, जबकि आपके जहन में, वहमो गुमान में, आपकी सोच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक शदीद तरीन सदमा है और इसकी वजह से बहुत सारे साइकियाट्रिक मसले जो उसके माँ बाप हैं या बहन भाई हैं उनके अंदर हो सकते हैं। पहले तो ये एक डिनाइल का फेज़ आता है जिसमें इंसान मानता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, और कि मतलब हमारा कोई लव्ड वन है वो चला गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब डिनाइल के बाद इंसान आता है उसकी एक्सेप्टेंस की फेज़ में, उस वक्त सही वो साइकाट्रिक जो प्रॉब्लम से बाहर आने लगते हैं। शदीद डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। कई लोग इस चीज़ से कॉप नहीं कर पाते, अपनी जहनी सेहत प्रॉपर नहीं रख पाते और गलत मतलब मज़ीद सवेयर साइकाट्रिक इलनेस में चले जाते हैं, साइकोसिस में चले जाते हैं, परेशानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। बेटे की शादी करी उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, जैसे मैं आपने सिनेरियो आप डिस्कस करें कि एक माँ अगर कहाँ अपने बेटे की शेरवानी का सोच रही होगी और कहाँ वो उसका कफन देख रही होगी, तो उसके लिए इस चीज़ को एडमिट करना एक मेंटली तौर पे बहुत मुश्किल है। और ये पूरी एक स्टेजेस है जिससे इंसान जो है वो इस एक फितरी अमल है इसमें गुजरता है। पहले डिनाइल का फेज़ आता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है, एक्सेप्टेंस के साथ साथ साइकियाट्रिक इलनेसेस आती हैं, फिर इंसान एक नॉर्मल 6 महीने तक इस चीज़ों से गुजरता है, फिर अब अपनी नॉर्मल डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे नफ्सियात डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मकतूल के बुरसा तो अभी यही कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया। पुलिस के रवैये से वो खासे नाला दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस बिल्कुल भी उनके बेटे के कातिलों को पकड़ने के लिए कोशिशें नहीं कर रही। लेकिन जिस इलाके के अंदर ये वकूआ पेश है उस इलाके के अंदर एक अरसे से कत्ल गारत, मंशियात फरोशी और ये नाजायज़ काम जो है वो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस इन लोगों की सरकोबी में भी नाकाम है और बहुत से ऐसे बेटे जो हैं वो बेमौत मार दिए जाते हैं और उनके कातिल जो हैं वो पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े भी जाएं तो उसको इतना वक्त हो गया होता है कि वो जो पकड़ा जाना है वो भी उनके वालिदैन के दुखों का दावा नहीं कर पाता। अगर पुलिस अपने काम अच्छे से करना शुरू कर दे तो ऐसे वाक़यात में ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि बहुत सी माओं की गोदें जब वो जड़ें से बढ़ सकती हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।